दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ऑलरेडी इस टॉपिक को इसलिए महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देकर पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जो प्रश्न आते हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कई बार आता है कि इवान बी पावलोव, ध्यान देना इनका नाम आता है, इवान पी पावलोव, इन्हीं का नाम है। अगर कई बार आपको इवान मिल जाए तो किसी और को मत समझिएगा, ये एक नाम शॉर्ट वर्जन में लिखा मिल जाता है कई जगह, आईपी पावलोव। कई बार आता है इनकी ब्रांच क्या है, तो ये शरीर शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। कई बार आ जाता है विषय संदर्भ क्या था, शरीर शास्त्र से संबंधित या फिजिकल साइंस से संबंधित, शरीर शास्त्र से इनका संबंध है। आईवी पावलोव या इवान पी पावलोव का, ठीक है। आता है कि नोबल इन्हें प्राप्त हुआ, कई बार आता है वह मनोवैज्ञानिक बताएं जिन्हें नोबल प्राप्त हुआ है। नोबल के बारे में आ जाए तो किस क्षेत्र में, तो पाचन क्षेत्र में इन्हें नोबल प्राप्त हुआ। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कब दिया, डेट कई बार पूछ देते हैं एग्जामिनेशन, तो 1904 में, याद रखना कब, 1904 में। तो ये वो प्रश्न है जो एग्जामिनेशन पूछता है। कई बार आ जाता है कि प्रयोग किस पर किया इन्होंने, तो प्रयोग आ जाए तो प्रयोग कुत्ते पर, तो कुत्तों पर प्रयोग। तो ये एग्जामिनेशन के कंडक्ट क्वेश्चन है। आ जाता है इवान बी पावलोव का सिद्धांत का कौन सा, तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इवान बी पावलोव को नोबेल पुरस्कार पाचन क्षेत्र में प्राप्त हुआ, आई बी पावलोव और इवान बी पावलोव इनके नाम है, शरीर शास्त्र से संबंधित है। सिद्धांत कब दिया, 1904 में दिया। प्रयोग किस पर किया, कुत्तों पर प्रयोग किया। ये सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, इन्हें याद रखिएगा। इसके साथ ही इनका सिद्धांत क्या था और सिद्धांत में विशेष चीजें क्या हैं, तो एक्चुअल में व्यवहारवादियों में नाम आता है इनका, किसमें, व्यवहारवादियों में। व्यवहारवादियों में नाम आता, और व्यवहारवादियों में जब नाम आता है तो व्यवहारवादियों की डेफिनेशंस को ध्यान देना जरूरी है। तो उन्होंने बताया, व्यवहारवादियों ने, अधिगम, अधिगम का मतलब ऑलरेडी सीखने से है। तो व्यवहारवादी कहते हैं अधिगम अनुकूलन द्वारा आदत, अधिगम अनुकूलन द्वारा आदत को बनाया जाता है। देन मीन्स मेकिंग ऑफ हैबिट्स। कई बार आता है आदत जन्य सिद्धांत किसका है, तो इवान बी पावलोव का ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत आदत जन्य व्यवहारवादियों के रूप में भी आता है। तो व्यवहारवादियों के रूप में भी नाम आता है इनका। तो व्यवहारवादियों ने कहा कि अधिगम अर्थात सीखना अनुकूलन द्वारा, अर्थात हम सीखने में क्या कर सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं, परिस्थिति के अनुकूल हो जाए और उसमें लगातार लगे रहें 10 से 15 दिन, 15 से 30 दिन तक, तो आदत का निर्माण हो जाता है। ये चीज डिफाइन की किसने, व्यवहारवादियों, जो इनका सिद्धांत है। तो इवान बी पावलोव जो सोवियत संघ या रूसी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रयोग किया किस पर, कुत्ते पर प्रयोग किया। तो कुत्तों पर जब प्रयोग किया इन्होंने, तो प्रयोग कैसा था, तो सीधा सा देखा जाता है कि अगर भोजन है और भोजन है और भूखा कुत्ता है, तो भोजन को देखकर कुत्ते लार बहाएंगे, ये स्वाभाविक है। दैट मीन्स जस्ट लाइक एन एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया हो रही है। लेकिन जो इवान बी पावलोव थे, इससे आगे की चीज उन्होंने की, संबद्धता की, जोड़ा उन्होंने किया क्या, तो भोजन के को देखकर कुत्ते लार बहा रहे थे, उन्होंने किया क्या कि भोजन से पहले घंटी, और घंटी बजती थी, नौकर दौड़ कर जाता था, भोजन कुत्तों को देता था, और लगातार ये 10 से 15 दिन होते रहा। तो कुत्ते भोजन को नहीं बल्कि संबद्ध हो गए, जुड़ गए, किससे, घंटी से और पादचाप से, नौकर के कदमों की आहट से और घंटी से। अर्थात वो क्रिया जो भोजन को देखकर हो रही थी, वो क्या, घंटी की आवाज और पादचाप की आवाज को सुनते ही कुत्ते लार स्राव करने लगते थे, जो क्या करके, जो भोजन को देख कर गए। अर्थात अस्वाभाविक उत्तेजक क्या बन गया, घंटी और पादचाप बन गया, जिसके प्रति कैसी, स्वाभाविक उत्तेजक अर्थात भोजन जैसी अनुक्रियाएं करने लगे, लार स्राव करने लगे। यही अनुकूलित अर्थात अनुकूलन कर लिया कुत्तों ने।
लार स्राव करने लगे, क्या? घंटी और पादचाप से। यही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहलाया। देन मीन्स यहां पर सीधा सीधा जो डिफाइन किया गया, तो इसी चीज का अनुसमर्थन किया। पावलोव की इन बातों का अनुसमर्थन किसने किया? तो नाम आता है अनुसमर्थन में गिलफोर्ड, कई बार आ जाता है, अनुसमर्थक बताए, नाम सुना होगा। तो गिलफोर्ड विचारक हुए, उन्होंने अनुसमर्थन किया इसी चीज का। और लाडेल ये भी अनुसमर्थक रहे। तो दोनों अनुसमर्थक है। कई बार आता है कि पावलोव की थ्योरी का अनुसमर्थन, तो अनुसमर्थन किया इन दोनों ने। और अनुसमर्थन में इन्होंने वही चीज कही। लाडेल तो सीधा सीधा कहते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया में कार्य के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के स्थान पर प्रभावहीन उद्दीपक होता है, जो स्वाभाविक उद्दीपक से संबद्ध होता है, अर्थात जुड़ा होता है। और जुड़ा होने के परिणाम स्वरूप वह प्रभावपूर्ण हो जाता है, अर्थात अस्वाभाविक स्वाभाविक जैसा व्यवहार करने लगता है। यह चीज डिफाइन कर रहे हैं कौन? लाडेल महोदय। वहीं गिलफोर्ड महोदय ने बार बार एक चीज स्पष्ट की और व्याख्या की, किसकी? पावलोव की इसी थ्योरी की। तो उन्होंने कहा कि जब दो उद्दीपक बार बार दिए जाते हैं, अर्थात अस्वाभाविक और स्वाभाविक, तो पहले नया अर्थात घंटी या पादचाप क्या है? नई है, नया, और बाद में पुराना। बाद में क्या है? भोजन है, जो स्वाभाविक है। यह क्रिया लंबे समय तक चलती रहे तो प्रथम अत्यधिक प्रभावशाली और क्रियाशील हो जाता है, दूसरे से संबद्धता के कारण, जुड़ाव के कारण। अर्थात भोजन की उत्तेजना कहां पहुंच गई? घंटी और पादचाप में पहुंच गई। इस चीज को डिफाइन किया किसने? इवान बी पावलोव ने। किसमें? अनुकूलित अनुक्रिया। तो गिलफोर्ड और लाडेल महोदय अनुसमर्थन करते हैं किसका? विचारों का। अब इस थ्योरी को थोड़ा सा और आसानी से समझ लें। जस्ट लाइक भोजन, यहां पर भोजन है, क्या है? भोजन है। भोजन को भोजन को कुत्ता जैसे ही देखता है, देखते ही क्या होने लगता है? लार स्राव होने लगती है। भी क्या है? लार है। क्या करते? देखते ही। कुत्ता कैसा है? तो ध्यान देखना, भूखा है। कुत्ता भूखा है भोजन को देखकर, तो भोजन क्या हुआ? स्वाभाविक उत्तेजक। तो स्वाभाविक उत्तेजक क्या है? भोजन है। इसके बाद क्या हो रही है? तो इसके बाद स्वाभाविक अनुक्रिया, और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? लार का स्राव। ठीक। अब जो थ्योरी है वो थ्योरी क्या है? तो थ्योरी को अगर लें तो इसके साथ क्या जोड़ दिया गया? यह है घंटी प्लस पादचाप। अब हुआ क्या कि जो देखकर हो रहा था, किसे? भोजन को, क्या? लार स्राव की क्रिया। अब होने क्या लगा कि 15 दिन लगातार
क्या हुआ? घंटी। घंटी मीन्स क्या हुआ? घंटी है क्या? तो अस्वाभाविक। उत्तेजक है। इसके साथ जुड़ा क्या है? तो जुड़ा अर्थात संबद्ध। यह संबंध बनाया जा रहा है, संबंध बन रहा है, यह संबद्ध है, जुड़ा है। क्या है? जुड़ा है। क्या? स्वाभाविक। तो जो क्रियाएं स्वाभाविक के लिए हो रही थी वो किसके लिए होने लगी? अब इन आवाजों को सुनकर, क्या करके? सुनकर। किसे किसे? इससे और इससे, या इससे। घंटी को और पादचाप जो अस्वाभाविक लगातार कितने दिन? 15 दिन। 15 दिनों से ये चीज चल रही। तो स्वाभाविक के प्रति होने वाली क्रियाएं किसके प्रति होने लगी? अस्वाभाविक। अर्थात सुनकर अब कुत्ता क्या करने लगा है? लार स्राव करने लगा। क्या करने लगा? लार स्राव। किसके लिए होने लगा? अस्वाभाविक के प्रति। अर्थात क्या बन गई? आदत। किसका निर्माण हो गया? आदत का। क्या कर लिया कुत्ते ने? अनुकूलित अनुक्रिया। किसकी? लार स्राव की। किसके प्रति? घंटी के प्रति प्लस पादचाप के प्रति। अनुकूलन हो गया। यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिससे किसका? आदत का निर्माण हुआ। सिद्धांत क्या? अनुकूलित अनुक्रिया। किससे? अस्वाभाविक क्या है? घंटी और पादचाप। स्वाभाविक क्या था? भोजन। क्या था स्वाभाविक? भोजन। किसके प्रति? तो जो स्वाभाविक के प्रति हो रही थी अर्थात देखकर हो रही थी, वो बंद होकर अब सुनकर, क्या करके? सुनकर। क्या सुना जा रहा है? घंटी की प्लस पादचाप की आवाज के साथ सुनकर कुत्ता क्या करने लगा? लार स्राव। क्या हो रहा है? लार स्राव। लार बहने लगी। किसके प्रति? अस्वाभाविक के प्रति। यह है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। बड़े आसानी से समझ में आया होगा। अब इस अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं? उन कारकों पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो जो यहां भी कंफ्यूजन थोड़ी बहुत बनी होगी, एक तो नहीं बननी चाहिए, लेकिन सिद्धांत है, पढ़ा है आपने पहली बार, हो सकता है बन जाए। तो सीधा सा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को प्रभावित करने वाले, सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक हैं जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को प्रभावित करते हैं? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में पहली ही चीज आती है भावनात्मक प्रेरणा। पहली चीज क्या है? भावनात्मक प्रेरणा। जब यह भावनात्मक प्रेरणा सबल हो जाए, अनुक्रिया अधिक बार हो, तो उत्तेजना तथा अभिप्रेरणा के बीच जितनी अधिक सबलता होगी, अभिप्रेरक उतनी ही जल्दी स्थायी हो जाएगा। अर्थात आपने देखा था जो घंटी थी, क्या थी? घंटी। इसके तत्काल बाद क्या था? भोजन। तो भूखे को क्या चाहिए? भोजन। तो भोजन के कारण घंटी में क्या आ गई? सबलता। अर्थात
जो भावनात्मक प्रेरक बन गया वो क्या बन गया? वो बन गया घंटी। दैट मीन्स इस घंटे से प्रभावित होकर अनुकूलन आ गया किसमें? कुत्तों में। दूसरी चीज अगर आप देखें कि ये चीजें हुई क्यों, तो इसलिए हुई क्योंकि उद्दीपकों की पुनरावृत्ति हुई है। किनकी? उद्दीपकों की। क्या हुई? पुनरावृत्ति। देखिए सीधी सीधी सी चीज है, आदत निर्माण के लिए क्या जरूरी है? पुनरावृत्ति। बार बार आपको ऑलरेडी बताया मैंने, 15 दिनों क्या चला? अस्वाभाविक। अस्वाभाविक में क्या था? घंटी थी। उसके तत्काल बाद क्या था? भोजन। ये क्या है? तो ये अस्वाभाविक है और ये स्वाभाविक है। और जब ये लगातार इसकी क्या होती रही? पुनरावृत्ति होती रही, तो कुत्ते संबद्ध किससे हो गए? तो भोजन जो स्वाभाविक था उसकी जगह किससे? अस्वाभाविक से। क्या हो गया? वो संबद्ध। तो मैकेनिज्म, आदत, हैबिट्स का निर्माण करने के लिए तो उद्दीपकों की क्या करना? बार बार पुनरावृत्ति अगर आप कराएं तो अस्वाभाविक के प्रति स्वाभाविक जैसी अनुक्रियाएं, अर्थात स्वाभाविक उत्तेजक का स्थान अस्वाभाविक ले लेता है यह चीज। और इसी चीज को बाटसन ने भी बताया कि चीजों को बार बार करिए, बार बार दोहराइए, और दोहराने से अस्वाभाविक के प्रति, जैसे आपने देखा है एक दिन टीचर छड़ी चलाता है, दूसरे दिन छड़ी चलाता है, तीसरे दिन सिंबॉलिक छड़ी उठा ही ले तो बच्चे भयभीत हो जाते हैं, डरने लगते हैं। इस चीज को डिफाइन किया किसने? क्योंकि बार बार उसकी क्या है? लगातार उसकी पुनरावृत्ति होने के कारण। अब आज उसने मार नहीं लगाई बच्चों को, ध्यान देना, मार नहीं भी लगाने पर प्रतिक्रियाएं कैसे होने लगी? वैसी ही होने लगी जो स्वाभाविक स्थितियां थी, अर्थात छड़ी का लेना ही उसे बच्चों को भयभीत कर गया है। इस चीज को डिफाइन किया किसने? वाटसन ने। साथ ही तीसरी चीज आती है प्रभावित करने में, अनुक्रिया प्रभाव। ध्यान देना, अनुक्रिया प्रभाव क्या है? कहा गया अस्वाभाविक के प्रति स्वाभाविक जैसी स्थितियां कब आती हैं? जब अनुक्रिया कैसी हो, अर्थात अवास्तविक, अस्वाभाविक के तत्काल बाद जो क्रिया हो रही है वो तत्काल बाद हो और उससे ज्यादा प्रभावशाली हो। जैसे यहां जो घंटी है, ठीक, ये तो क्या है? अस्वाभाविक है। इसके तत्काल बाद क्या है? भोजन है, अर्थात ये क्या है? ये स्वाभाविक है, साथ ही सबल है, साथ ही प्रभावशाली है। और भूखे के लिए क्या महत्वपूर्ण? भोजन। और भोजन किसके बाद मिल रहा है? घंटी के बाद, अस्वाभाविक के बाद। किसके बाद? तो अनुक्रिया अगर प्रभावशाली तो उस प्रभाव के कारण तो अस्वाभाविक भी क्या हो गई? जो स्वाभाविक सबलता थी वो क्या हो गई? वो उसका हो गया प्रत्यावर्तन। तो स्वाभाविक चीज कहां गई? अस्वाभाविक के पास। तो अनुक्रिया अगर प्रभावशाली है, स्वाभाविक के तत्काल बाद प्रभावशाली है, तो वह प्रत्यावर्तित होकर, हस्तांतरित होकर लगातार करने पर क्या हो जाती है? प्रत्यावर्तन हो जाता है। और वह सबलता जो वास्तविक के प्रति थी वो कहां? प्रत्यावर्तित होकर, स्थानांतरित होकर अस्वाभाविक के प्रति हो जाती है। और इसी कारण से कुत्ते जो भोजन को देखकर लार बहा रहे थे, घंटी की आवाज और पादचाप के साथ लार का स्राव करने लगे। और तीसरी चीज है दोनों उद्दीपक, ध्यान देना, का समय संबंध। चौथी चीज क्या? दो उद्दीपकों का समय संबंध। दो उद्दीपक कौन? ऑलरेडी आप जानते हैं। घंटी क्या है? पहला उद्दीपक बना हुआ है। दूसरा क्या है? भोजन है। और दोनों को संबंधित कौन कर रहा है? तो समय, समयांतर कैसा है? बिल्कुल कम है या नहीं ही है।
घंटी बजते ही भोजन, ये होगा तभी क्या होगा, तभी हस्तांतरण होगा, स्थानांतरण होगा स्वाभाविक का किसके प्रति, अस्वाभाविक के प्रति। और यहां अंतर कितना बताया गया था, तो सिर्फ 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड कोई ज्यादा तो नहीं होते ना। इसी कारण से आपने अक्सर देखा होगा मध्याह्न जब होता है तो मध्याह्न में इंटरवल की लंबी घंटी होती है, उसके बाद भोजन। एक दिन हुआ क्या, हवा चली, हवा चलते ही वो घंटी बजी, यूं ही बज गई अपने से, और अपने से बजते ही टीचर का दूसरा ही पीरियड चल रहा था, लेकिन वो लंबी घंटी बजते ही बच्चे समझ बैठे कि क्या हो गया, मध्याह्न हो गया। समय सेकंड का अंतर भी नहीं देखा और बच्चों के लंच बॉक्स खुल गए। और उसका एक कारण है कि अस्वाभाविक के प्रति अगर समय संबंध और बिल्कुल कम या ना के बराबर ही समय है, तभी अस्वाभाविक के प्रति स्वाभाविक की स्थितियों का निर्माण होता है, या उस स्थिति की स्थितियां सबल हो पाती हैं स्वाभाविक की। और यहां पर सीधा सीधा यही चीज, यही कारक हैं। तो भावनात्मक प्रेरणा, उद्दीपनों की पुनरावृत्ति, अनुक्रिया का प्रभुत्व और 2 उद्दीपनों का समय संबंध, ये महत्वपूर्ण है। यही कारक हैं जो अनुकूलित अनुक्रिया के लिए आदर्श स्थितियों के रूप में होने चाहिए। अब बात आती है कि अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित कौन कौन सी चीजें करती है। तो प्रभावित कारक कौन है? अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? तो अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक इस तरह से है। अभिप्रेरणा, यही एक कारण है। एक शिक्षक अभिप्रेरित करता है। दूसरी चीज है कक्षा शिक्षण में बुद्धि के माध्यम से भी जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं अनुकूलित अनुक्रिया में अत्यंत अल्प समय में, कम समय में ही वो स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपकों के बीच अत्यंत शीघ्रता से संबंध स्थापित करके अस्वाभाविक के प्रति स्वाभाविक जैसी क्रिया करने लगते हैं। जबकि जो अल्प या मंद बुद्धि के हैं वो इन चीजों को समझने में देर लगाते हैं, या बड़ी देरी से ही वो मैकेनिज्म या आदत का निर्माण हो पाता है। तीसरी एक चीज और भी है, आयु। तो कहा गया कि अल्पायु में बालकों में सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव कम देखा जाता है, नजर आता है। जैसे जैसे कहा गया आयु बढ़ती जाती है, अनुकूलित अनुक्रिया में प्रधानता आती जाती है, क्योंकि उनके बुद्धि का भी विस्तार हो जाता है। एक चीज और आती है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। कहा गया अनुकूलित अनुक्रिया के लिए एक चीज जरूरी है, मेंटल है। अगर आप अनुपयुक्त हैं या अस्वस्थ हैं, जैसे कुत्ते भी अगर अस्वस्थ होते तो जरूरी नहीं था कि वह घंटी के प्रति वैसी ही अनुक्रिया करते जो स्वभावतः वो कर रहे थे। तो जरूरी है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्थिति, मानसिक रूप से बालक स्वस्थ हो, उत्तम हो। मानसिक अस्वस्थ की जगह अनुकूलित अनुक्रिया अच्छी नजर आती है किसमें? स्वस्थ बालकों में। वही है बाधा और विघ्न। अगर अत्यधिक बाधा और विघ्न की स्थितियां हों तो अनुकूलन की स्थितियां क्या हो जाती हैं? अनुकूलन की स्थितियां कम नजर आती हैं। और कहा गया प्रैक्टिस मैन परफेक्ट मैन मास्टर दैट, अभ्यास गुरु है। बार बार अनुकूलित अनुक्रिया में अभ्यास करना पड़ता है। स्वाभाविक और स्वाभाविक का संबंध लगातार 15 से 20 दिन पुनरावृत्ति करने के बाद अनुकूलित अनुक्रिया होती नजर आती है, या उसमें सुदृढ़ता नजर आती है। अब बात आती है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग। तो शिक्षा में कैसे अनुकूलित अनुक्रिया का प्रयोग है? तो अनुकूलित अनुक्रिया का शिक्षा प्रयोग, शिक्षा प्रयोग एज अ टीचर आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे? तो इस संबंध में एक विशेष विचार आता है किसका? आपने नाम सुना होगा वाटसन का। किसका? वाटसन का, द थिंकर्स। जो वाटसन महोदय हुए, उन्होंने एक अच्छा विचार दिया। बहुत ही कोटेशन आता है। आता क्या है? मुझे कोई बच्चा, ध्यान देना ये कोटेशन बहुत एग्जामिनेशन दे दो। मुझे कोई बच्चा दे दो, मैं, डिफाइन किया वाटसन ने, मैं उसे जैसा चाहूं मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं।
ये विचार है किसका? वाटसन महोदय का। तो वाटसन ने सीधा सीधा कहा मुझे कोई बच्चा दे दो, मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। और यह बनाने का काम किसी का है तो किसका? विद्यालय में। और विद्यालय में सक्रिय भूमिका निभाता है कौन? शिक्षक। ध्यान दीजिएगा। तो कई बार कोटेशन आ जाता है कि यह विचार किसका है, तो किसका है? वाटसन का है। तो इस सिद्धांत में अगर हम देखें तो अनुकूलित अनुक्रिया का प्रयोग सहजतापूर्वक किया जा सकता है विद्यालय में। पॉइंट टू पॉइंट अगर चर्चा करें तो इस सिद्धांत से हम बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं। पावलोव भी बताते हैं प्रशिक्षण में लगातार आदत का निर्माण करने के लिए अनुकूलित स्थितियों को बार बार पुनरावृत्ति की जाए तो बच्चे में एक लगातार श्रृंखला संचालन करने से अच्छी आदतों का निर्माण हो जाता है। इसके साथ साथ यह भी बताएं अभिवृत्ति विकास के लिए शिक्षा में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अक्षर ज्ञान, अर्थ सिखाने के लिए सिद्धांत प्रयोग किया जाता है और खूब किया जाता है। कहा गया शिक्षण अधिगम में प्रारंभिक स्तर में अभ्यास को महत्व दिया जाता है और यह सिद्धांत अभ्यास पर बल देने की बात करता है। साथ ही इस सिद्धांत के माध्यम से बुरी आदतें जो बुरी गाली गलौज है, चोरी आदि करना, इन सारी चीजों को भी दूर किया जा सकता है। साथ ही बच्चों में संवेगात्मक अस्थिरता होती है तो लगातार प्रयास करने से, प्रभावी उपचार करने से, उन चीजों को बार बार दोहराने से इन दुर्वृत्तियों से भी निपटारा पाया जा सकता है। जो बाह्य बाधाएं हैं उन पर भी नियंत्रण करने के लिए बार बार पुनरावृत्ति करके, प्रयास करके शिक्षक बाधाओं को नियंत्रित कर सकता है। वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण देने के लिए यह अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत शिक्षा में उपयोगी है। अध्यापक के द्वारा इस सिद्धांत का प्रयोग खूब किया जाता है। कुल मिलाकर अगर चलें तो यह सिद्धांत और सिद्धांत के गुणों को देखें तो बात आ जाती है सिद्धांत के गुणों की। किसकी? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के गुण कौन से हैं? अगर चर्चा उस पर करें तो इससे अनुशासन का अच्छा विकास होता है, अभिवृत्तियों का अच्छा विकास होता है। इसके साथ साथ यह आदतों का विकास करने में मददगार है। मानसिक सांवेगिक अस्थिरता को भी यह क्या करता है? सिद्धांत दूर करता है। लेकिन जहां बात होती है कि सिद्धांत में खूबियां या गुण क्या हैं, वहीं यह भी होती है कि सिद्धांत के दोष क्या हैं, तो उन पर भी चर्चा। सिद्धांत के दोष क्या हैं, अर्थात अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में कमियां क्या है या दोष क्या है, अक्सर पूछ देता है। तो कहा गया इस सिद्धांत के आधार पर अधिगम में जो शारीरिक आधार हैं, शारीरिक आधारों को स्पष्ट हम नहीं कर सकते। दूसरी यह भी है कि सिद्धांत का प्रयोग जो प्रौढ़ हैं, बड़ी आयु वर्ग के हैं, उन पर हम नहीं कर सकते हैं। साथ ही तीसरी कमी यह है कि इस सिद्धांत में स्थायित्व अभाव है, क्योंकि अनुभव के आधार पर यह देखा जाता है कि उद्दीपकों को हटा देने पर बालक की अनुक्रियाएं प्रभावहीन होती चली जाती हैं। अर्थात जैसे पहले होती रहीं अस्वाभाविक के प्रति, दैट मीन्स आप रोज पढ़ाने के बाद टॉफी देते थे, ठीक है, तत्काल बाद बच्चे पढ़ने लगते थे, आपके आते ही क्रियाएं करने लगते थे, लेकिन अब आपने सिलसिला बंद कर दिया तो वो अनुक्रियाएं होंगी, ऐसा संभव नहीं है। साथ ही यह सिद्धांत मनुष्य को एक यंत्र के समान बताता है और यंत्र के समान मानकर चलता है, जबकि मनुष्य में बताया गया कि मनुष्य यंत्र नहीं, एक मशीन नहीं है। दैट मीन्स अगर कहें तो यह सिद्धांत यांत्रिकता पर ज्यादा जोर दे रहा है, जबकि मनुष्य चिंतनशील बौद्धिक प्राणी है। इस आधार पर यह सिद्धांत की क्या है? कमियां हैं। तो यह रहा आपका संपूर्ण सिद्धांत, जिन पियाजे के बाद आपने पढ़ा इवान बी पावलोव को। और ध्यान दीजिएगा पावलोव को, क्योंकि नोबेल पुरस्कार प्राप्त, याद रखिए। और इवान बी पावलोव प्रयोग कुत्ते पर, सन, याद रखिएगा। ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। कैसे आप मेक इट एन हैबिट, आदत का कैसे निर्माण करें, आदत जन्य। साथ ही दोषों में आता है इंसान बौद्धिक प्राणी, बट ये यांत्रिकता पर बल दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।